हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को दोबारा से रिवाइज। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, पहले भी मैं बना चुका हूँ इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं वो देखना, वो देख सकते हैं, नहीं तो ये रिवीजन चैप्टर है, इसमें भी मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था। ओके। ये मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप मेरे साथ इस पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस पे जुड़ते हो तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और पुराने लिंक्स भी आपको इस चैनल पे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अनअकैडमी पर भी मैं हूँ और आप मेरे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। ओके। तो आज जो टॉपिक है हम वो, इस वजह से पूरे चैप्टर के मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन आज हम लगभग लगभग यहीं तक ही करेंगे। थोड़ा बहुत हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन भाई देखो होता क्या है, रिएक्शंस क्या होती है, चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस वगैरह वगैरह, इन सब पे बात करेंगे। प्लस इनकी इक्वेशन कैसे बनती है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है वगैरह वगैरह, ये सारा टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही होंगे कि यार कुछ एक चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ एक टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और कुछ एक परमानेंट चेंजेस होते हैं। जो आप यूजुअली टेम्परेरी चेंजेस देखते हो, जैसे कि आपने आपकी जो पेंसिल है, ठीक है, वो ब्रेक होके टूट गई, दो हिस्सों में टूट गई। ठीक है, ये कैसा चेंज है, टेम्परेरी या परमानेंट? क्या वो हमेशा टूटी रहेगी? नहीं, आप फेविक्विक लगा के दोबारा से इसे जोड़ सकते हो। लेकिन कुछ एक चेंजेस होते हैं अलग। ठीक है, जैसे कि आपने आपका मिल्क है, दूध है, वो फट गया। ठीक है, फट के पनीर बन गया। ठीक है, चीज बन गई। क्या आप इस चीज से वापस दूध बना सकते हो? ये कुछ एक टाइप के मतलब ये एक परमानेंट चेंज है, ये टेम्परेरी चेंज था। ठीक है, ऐसे ही होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं कुछ बेसिस पे। और ऐसे ही कुछ मेन चेंजेस जिन्हें हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, और कुछ एक हम देखते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो सारे चेंजेस होते हैं जो मेनली कैसे होते हैं, टेम्परेरी इन स्टेटस होते हैं, मतलब वो वापस रिवर्स बनाए जा सकते हैं। यानी जैसे पेंसिल टूट गई, आइस मेल्ट हो जाना, बटर का मेल्ट हो जाना। ठीक है, वो सब कैसे हैं, उनकी फिजिक में, आउटर स्ट्रक्चर में। ठीक है, बाहर की फिजिक में पेंसिल टूट जाना, उसका बाहर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बड़ी से छोटी हो गई। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर जो है वो सॉलिड में था, लिक्विड में तब्दील हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ ये लिक्विड। ठीक है, लिक्विड्स का इवेपोरेट होना। ये सब किस टाइप के चेंजेस है, टेम्परेरी चेंजेस है, इनको वापस बनाया जा सकता है। प्लस इनके अंदर एक और चीज क्या देखने को मिल रही है, कॉमन क्या है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, नो न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि पेंसिल टूट गई, तो टूटने के बाद भी तो पेंसिल ही रही है। वाटर जो है वो इवेपोरेट होके गैस बन गया, वाटर वेपर बन गए, लेकिन है तो अभी भी वाटर ही। तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। जबकि जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, वो होते हैं एक तो पहली बात परमानेंट होते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज़ बना ली, ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जोड़ के वाटर बना लिया। ठीक है, क्या वाटर से आप ऑक्सीजन दोबारा बना सकते हो? हमारे धरती पे 70% से भी ज़्यादा वाटर है, समुद्र है। क्या हम उससे ऑक्सीजन बना पा रहे हैं? नहीं। तो ये किस टाइप के होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, या फिर आप कह लो इरिवर्सिबल। इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, कुछ एक को किया जा सकता है, हर एक को नहीं किया जा सकता। समझे? प्लस इसमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है आपको, एक न्यू प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, किसमें, केमिकल चेंजेस में। समझे? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बना, वाटर। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये क्या बना, वाटर बना। हाइड्रोजन आग बहुत जल्दी पकड़ता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है जलाने में, लेकिन क्या वाटर की प्रॉपर्टी इनसे सेम है? इससे एक और चीज पता लगी कि जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट से अलग हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टेंट से अपनी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ लूज लूज कर जाएगा। ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो हमारा वाटर है वो लिक्विड है। ओके। तो ये कुछ एक मैंने फोटो डाली है ताकि आप देख सके। जैसे पेंसिल का टूट जाना, पेंसिल टूटने के बाद भी कैसी रही, पेंसिल रही, आप इसका बस साइज ही छोटा हुआ है, फेविक्विक लगा के जोड़ सकते हो। बटर है वो मेल्ट हो गया, ठीक है, कोई नहीं, फ्रिज में रख दो, वापस से आपका सॉलिड बटर बन जाएगा। आइस है वो मेल्ट हो गई, ठीक है, पानी बदल गई, पानी में को और उबालो तो वाटर वेपर में बदल जाएगा। ये कुछ चेंजेस हो गए जो कैसे हुए, टेम्परेरी हुए, प्लस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, नो न्यू प्रोडक्ट। और कैसे हुए,
इनमें सेम आइडेंटिटी रही, या जैसे पेंसिल थी तो पेंसिल ही रही, कोई इनकी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है। किस कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंज नहीं आया। ओके, यहाँ देखा जाए तो जो हमारा केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा है, वुड था, वुड को जला के आपने हीट प्रोड्यूस करी और क्या पीछे बच गया, ऐश, यानी राख बच गई। क्या राख से हम वापस वुड बना सकते हैं? तो किस टाइप का चेंज हुआ, परमानेंट चेंज हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला, जैसे हीट हो गया, ऐश हो गया, ये सारे क्या बने, न्यू प्रोडक्ट देखने को आपको मिले हैं। अब जैसे कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें मिला के, जैसे आटा, क्रीम वगैरह, चीनी वगैरह मिला के आपने क्या बनाया, केक बनाया। क्या केक से आप वापस इन चीज़ों को बना सकते हो, आटा और चीनी अलग कर सकते हो? नहीं। तो कैसा चेंज हुआ, परमानेंट चेंज हुआ। और केक एक नया प्रोडक्ट हुआ ना, क्या इसकी आइडेंटिटीज़, क्या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो शुगर से, पानी से, घी से मिलती है? नहीं, कॉफ़ी अलग है। और क्या है, एग है। एग को जैसे आपने, कुछ एक मांसाहारी होंगे तो वो बता सकते हैं कि एग को आपने ऑमलेट बना लिया, ऑमलेट से वापस एग नहीं बन सकता, परमानेंट चेंज हुआ, प्लस एक नया प्रोडक्ट बना, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी अलग हुई। ठीक है, ये मैंने पूरा डिफरेंस यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आप ये देख के लिख सकते हैं, और वैसे मैं ये समझा चुका हूँ। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। किससे? अपने पेरेंट्स या फिर रिएक्टेंट से, पेरेंट्स कह लो या फिर अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम वही अपना पिछला वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जब हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करी तो वापस से हमने देखा तो वाटर बना। हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बने। हमें पता कैसे चलता है कि भाई एक केमिकल रिएक्शन हुई है? हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टेट चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा है, लिक्विड है, तो उसके स्टेट में चेंज हो गया, प्लस इसके कलर में चेंज हो गया। देखो ये जो है कलरलेस है, मतलब ये आपको दिख नहीं सकती। ठीक है, हवा में आपको ये दिखेगी नहीं, लेकिन आप लिक्विड को देख पा रहे हो। ठीक है, कई बार किसी किसी रिएक्शन में गैस अलग से निकलती है। जैसे कि आप कभी भी किसी मेटल को एसिड के अंदर डालोगे तो एक सॉल्ट बनेगा, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, जो कि इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। जब हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो ये तो प्रोडक्ट निकला, वाटर तो प्रोडक्ट निकला, प्लस में क्या निकला था, बहुत ज़्यादा हीट। ये रिएक्शन आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जो आप रॉकेट्स होते हैं ना, रॉकेट के साइडों में दो बड़े बड़े रॉकेट लगे होते हैं, जिनके पीछे से एक सफ़ेद धुआं निकलता है। वो सफ़ेद धुआं कुछ नहीं, वाटर ही होता है, बादल ही होते हैं, और पीछे से मतलब हीट निकल रही होती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जा रहा होता है। ओके, अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है? कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। ओके, जैसे कि मैं कह दूं मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मैंने रिएक्शन करी और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये तो चलो मैंने बोल दिया। ठीक है, हमने तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में यानी इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, ऑक्सीजन का O2, मिलके क्या देंगे। अब देखो इन दोनों के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन का साइन हम देते हैं ऐड से। ठीक है, और जब हमें बताना होता है कि प्रोडक्ट क्या बना तो ये एरो दिखाते हैं हम, ये जो आप छोटा सा एरो देख पा रहे हो ना, ये एरो। तो प्रोडक्ट हमारा बना MgO। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन क्या सारी की सारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है? यानी जितना हम रिएक्टेंट साइड देख पाते हैं चीज़ें, उतनी प्रोडक्ट साइड होती है? नहीं। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत होती है, और बैलेंसिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चलो मैं ही बता देता हूँ। रिवीजन क्लास एक आई को कमेंट करवाया,
तो जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th में पढ़ा था ना, इन एनी केमिकल रिएक्शन, मैं इसको ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये जो लॉ है सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, न्यूक्लियर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। इन एनी केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वाली रिएक्शन में अब जैसे देखा जाए, यहाँ पे क्या कितने आयरन है, आयरन ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, ये आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। ओके, तो अब देखा जाए यहाँ पे, अब इसको बैलेंस करना है क्योंकि ऊपर वाली तो बैलेंस ही है, ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा। अब देखा जाए यहाँ पे कितने हैं आयरन है, Fe आयरन का निशान होता है, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। अब तो ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहाँ पे एक आयरन था तो यहाँ 3 कैसे बन गए, ठीक है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना इसे, यहाँ पे भी 3 करने पड़ेंगे, इक्वल अमाउंट में करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन आगे चल पाए। तो यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ 3 है, चलो इतना हमने डाइजेस्ट कर लिया, बाद में देखेंगे इसको। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 है। चलो ये तो काम चल गया, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा यार ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 ऑक्सीजन हो गए भाई, हाँ भाई 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, अब यहाँ पे 2 थे, 2 की मल्टीप्लाई 4 से हुई तो कितने हो गए 8। तो अब यहाँ पे भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे भी कितने हो गए 8 हो गए। आयरन कितने थे, यहाँ पे 3, चलो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ 3 आयरन, यहाँ पे 3 आयरन, चलो आयरन का तो काम खत्म। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 8, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे कितने 2 4 जा 8। ओके, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितने हैं 4। तो सारे के सारे बैलेंस रिक्वेशन हो चुके हैं, यानी जिस साइड मतलब रिएक्टेंट साइड जितने वेट है, जितना मॉलिक्यूल है, जितने मास है, उतना ही प्रोडक्ट साइड भी मास है। ओके, और ये मैंने यहाँ पे बैलेंस कर भी रखी है, इसे आप देख सकते हैं। ओके, और प्लीज़ इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें मेनली 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो होता है बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। इसका ये एक एडवांस वर्जन है कि जिसमें बैलेंसिंग के साथ पूछ लिया कि टाइप किस, कौन से टाइप की ये रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है। और तीसरा क्या है, चलो इनको आप एक ही मान सकते हो। तीसरा क्या होता है, जिसमें से आपको कह देंगे कि भाई एक्स कंपाउंड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पे वाई कंपाउंड बनाता है, प्लस में क्या देता है, हीट देता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलते हैं। अगर आपने बैलेंसिंग कर ली तो ये 2 टाइप के तो आपके हो ही जाएंगे। इसमें ये रेयर आता है लेकिन आता जरूर है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ओके, तो आगे चलते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन हमने देखो किस टाइप, मतलब देखो हम जब भी किसी चीज़ का बंटवारा करना होता है, हमें पढ़ना होता है, तो हम उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन को भी बांटने की सोची, लेकिन किस तरीके से बांटे ये पहले सोचा। क्या हम ये देखें कि भाई इसके अंदर हीट आ रही है या जा रही है, यानी इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है या फिर इसमें से हीट अपने आप निकल रही है। अब ये भी क्राइटेरिया बना सकते थे, इसके बेसिस पे बना सकते थे, इस बेसिस पे भी बना सकते थे कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस टाइप का निकल रहा है, गैसियस प्रोडक्ट निकल रहा है या फिर प्रेसिपिटेट्स निकल रहे हैं वगैरह वगैरह, उस पर भी बना सकते थे। हमने क्या किया कि भाई किस टाइप के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उस बेसिस पे हमने इसे बांटा टाइप ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें हमने 5 तरीके की रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का वैसे पूरा नाम मैं बता देता हूँ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ये होता है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे करके एक एक करके ये पढ़ेंगे।
ठीक है, आज शायद हम इन दो के बारे में डिटेल में पढ़े, ठीक है, डिटेल में यानी एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम देखेंगे इसके ऊपर। ओके, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होती है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के इंटरेक्शन से, रिएक्शन से, ठीक है। आपको चलो मैं बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी चीजें लिखी जाती है हमारे रिएक्शन में उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यानी ये सारे क्या हो गए रिएक्टेंट और ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है, काफी होच पोच हो गया था। ओके, अब देखा जाए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, ये रिएक्शन आपने अपने घरों में भी देखी होगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो हम घरों में वाइट वॉश कराते हैं ना, सफेदी जिसे हम कहते हैं, तो वो एक आपने देखा हो ना, एक बड़े से टब के अंदर एक वाइट वाइट सा पाउडर डालते हैं, वो पाउडर क्या होता है? वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। फिर उसके अंदर क्या डालते हैं? पानी। पानी जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है? वो पानी थोड़ी देर में उबलने लग जाता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो उस हीट निकलने की वजह से क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम कहते हैं स्लेक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम, ठीक है। इनके आपसे एमसीक्यू में नाम भी पूछ सकते हैं, क्विक लाइम। ओके, क्विक लाइम हम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? स्लेक लाइम। अब ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, एक सेकेंड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि जब हम क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा विग्रस, ठीक है, विग्रस रिएक्शन होती है, और प्रोडक्ट में क्या बनता है? आपका स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक आंसर भी है। ओके, अब कैल्शियम अभी हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ एक पहचान हम पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ पहचान क्या है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, एक मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, इनमें मेनली क्या देखने को मिलता है? ये सारे के सारे अधिकतर एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें एज अ प्रोडक्ट साइड में हमें हीट या फिर एनर्जी मिले। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो क्या मिला? हमें हीट भी तो मिली थी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो जहां पे हमें प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे क्या मिले? हीट या फिर एनर्जी देखने को मिले, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसका उल्टा एंडोथर्मिक होता है, वो आगे बताऊंगा मैं। अब जैसे कि आप इसके एग्जांपल देख सकते हो, बर्निंग ऑफ कोल, कोल में आपको कार्बन मिलता है, जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस में आपको क्या मिलती है? हीट मिलती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये मैंने आपको बताया था, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है वाटर, वाटर बनता है, प्लस में हीट बनती है। और क्या है? नेचुरल गैसेस का बर्न होना, जैसे मीथेन का बर्न होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मेन प्रोडक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो बहुत कम निकलता है, प्लस में आपको यहाँ पे भी हीट देखने को मिल रही है। ओके, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा मेन प्रोडक्ट, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर जो है थोड़े अमाउंट में बना है, प्लस में क्या? जो एक्सोथर्मिक, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो एक टाइप से, जिसमें हीट हमें मिलती है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। हीट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हम इसे हीट की तरह मतलब हीट लिखते हैं। ओके, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में यहाँ बता चुका हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। कैसे पता लगता है हमें? टेम्परेचर जो होता है आसपास का बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके सेल्स के अंदर, ये जो मैंने चैप्टर भी करवाया है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, उसमें भी था कि जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज जाती है, वो किस में बदल जाती है? पायरूवेट में बदल जाती है, ठीक है। ये उस चैप्टर में मैंने अच्छे से बता रखा है क्यों बदलती है, कैसे बदलती है, ठीक है, कौन बदलता है।
तो पायरुवेट में बदल जाती है। पायरुवेट जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में क्या बनाता है, एनर्जी। इसी एनर्जी के थ्रू हम चल पाते हैं, समझे। ये एनर्जी किसमें स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो हमारे पावर हाउस होता है, उसके अंदर सेव होती है ये एनर्जी। तो ये मैंने इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको मैंने बता भी दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब आती है इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमें देना पड़े, जिसके अंदर हमें रिएक्शन के अंदर हमें हीट या एनर्जी देनी पड़े। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका हमें पता कैसे चलता है, सराउंडिंग में चीजें ठंडी हो जाती है, समझे। तो और क्या ये मेनली कहाँ यूज होता है, ऐसी रिएक्शन आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ये देखें, कोई चीज़ सड़ जाती है, सड़ने लग जाती है, डिकम्पोज होने लग जाती है, तो वो क्या करती है, आसपास से अपनी हीट को कैप्चर करके फिर ये प्रोसेस चलने लगता है। तो तभी आसपास का जो माहौल होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। ओके, तभी तो गर्मियों में चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है एज कम्पेरेटिव टू हमारी सर्दियों में। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सर्दियों में आसपास से उसे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। ओके, ये आज वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा धैर्य से पढ़ लेना, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, एक तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि व्हाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इज नोन एज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट इसे क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है कि एक प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट टूटेगा किसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर हमने जब हीट किया तो ये किस में टूट गया। अच्छा देखो, हमने हीट दी, इसे हीट दी टूटने के लिए, तो हम उसे इस एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। एरो के ऊपर, चलो मैंने तो हीट लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। फेरस सल्फेट को आपने हीट किया, आप ऐसे लिख देना, ना कि ऐसे। ओके ओके, तो फेरस सल्फेट को जैसे ही हमने हीट किया तो वो किस में टूट गया, फेरस ऑक्साइड में, कैल्शियम डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ट्राइऑक्साइड में, सॉरी वो सल्फ SO2 और SO3 में टूट गया, ठीक है। सल्फेट सल्फाइड्स में टूट गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूटी में जरूर और जरूर आएगी ये वाली रिएक्शन, ठीक है, जो ये पीबी वाली है। लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट किया तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। आपको हीट करना पड़ा, हर बारी हीट करना पड़ा, यानी क्या देना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो टूट जाए। ओके, यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, कभी भी जो सिल्वर है, Ag जो होता है वो सिल्वर का निशान होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर फ्लोराइड, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, ये चारों को जैसे ही आप सनलाइट के अंदर रखोगे तो ये किस में टूट जाएंगे, आपको सिल्वर अलग मिल जाएगा, और ये जो आपके साथ ये जो हेलोजन फैमिली लगी हुई है ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सारे आपको गैसेस फॉर्म में अलग मिल जाएंगे। ये देखो, इस S का मतलब है सॉलिड और इस G का मतलब है गैस। ओके, अब आपको पता लग गया कि भाई देखो इसको अपोजिट क्यों कहते हैं। पहली बात, इसमें क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल मैनी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। उसमें क्या था, मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, प्लस वहां क्या था, वो एक्सोथर्मिक थे, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। ओके, एंडोथर्मिक इन नेचर है। अब इसका एक काफी इंपॉर्टेंट, देखो एक तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है, आप इन दोनों को जरूर और जरूर याद करें, क्योंकि ये आपके यूटी में आ सकते हैं अगर हुए तो। अब देखो, ये जो मैं करा रहा हूं ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें जैसे हमने सुबह अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर। अगर इसे हम नॉर्मली चाहें वापस रिवर्स करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसे रिवर्स करवा सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ, इसका भी कुछ लिमिटेशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको उल्टा कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया बड़ा सा, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को भर लिया, ठीक है। अब आपको पता है जो प्योर वाटर होता है, एक सेकेंड, जो हमारा प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर, अगर ये प्योर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा एसिडिक कंटेंट डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं। एसिड क्यों डालते हैं, ताकि ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव में टूट जाए, समझे। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके हमने थोड़ी सी बूंदे एसिड की डाल दी है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही, अब देखो इसके अंदर जैसे एसिड डलेगा तो ये H पॉजिटिव आयंस में टूट जाएगी, O नेगेटिव आयन में टूट जाएगी, समझे। वाटर है, H और O ही तो है इसके अंदर, तो इसमें टूटने लग जाएगी। अब जब ये टूटेंगी तो क्या होगा, हम इसके अंदर बैटरी से इसे कनेक्ट कर देंगे, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ग्रेफाइट रोड्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक तो होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहेंगे, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहेंगे, कैथोड। अब ये बताओ, ये दो आयन है, पॉजिटिव, ये देखो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज किस पे जाके अटैच होएगा, पॉजिटिव के साथ। क्यों, अपोजिट चार्ज लाइक ईच अदर, अपोजिट जो चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस ऑक्सीजन को जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो तो रिपेल करेगी, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो इसे अट्रैक्ट करेगी। यानी ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, ओके। कैथोड के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ जाके जब ये इलेक्ट्रोलाइट से, ये इस ग्रेफाइट रोड से जो बैटरी से जुड़ी हुई है इसके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव है, जैसे ये कैथोड पे जाएगी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वापस से इस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ऑक्सीजन के पास पहले ही बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनेगा, OH नेगेटिव, O नेगेटिव से O2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन देखने को मिल रही है यहाँ पे इकट्ठी, और हाइड्रोजन देखने को मिल रही है। लेकिन आप एक चीज़ और देख सकते हो कि देखो ये एरिया तो कम है, यहाँ पे तो हवा कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, यहाँ जो गैस बनी है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे भी, इतना मैं मिटा रहा हूँ एक बारी, एक सेकेंड। अब आप देख भी सकते हो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब बनी थी, ठीक है, और इसको हमने जब बैलेंस किया था तो ये कितने रेशो में थी, 2 रेशो में, और ये किस रेशो में थी, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1, तो यहाँ पे ये 2:1 में बनी थी। तो जब इन्होंने रिएक्ट ही 2:1 में किया है, तो जब ये आपस में टूटेंगी तो भी किस रेशो में टूटेंगी, 2:1। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जब हम देखेंगे कि वाटर और ऑक्सीजन का क्या रेशो हुआ है, तो 2:1। यानी अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन बनी है तो 2 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलती है, ओके। आज सिर्फ हम इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई सर आपके लिए रिवीजन दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जस्ट आप इसे स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़रूर और ज़रूर। और थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।